हाँ, तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे चैनल रोजगार विथ राम में। मैं प्रज्ञानंद पांडे आज शुरू करने जा रहा हूँ इंटायर क्लास सामान्य हिंदी के लिए। इंटायर वीडियो बनाएंगे मित्रों। इसमें हम हिंदी वर्णमाला का एक विस्तृत अध्ययन कराएंगे। इससे पहले हम भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है, बोली किसे कहते हैं, वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है, इन सभी बातों का अध्ययन क्रमवार तरीके से करेंगे। मित्रों, आप सभी के लिए खुशखबरी है कि आप यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, यूपीएसआई या यूपीपी, यूपी लेखपाल, एसएससी, रेलवे, बैंक, सीटेट या अन्य किसी भी राज्य स्तरीय या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अंतर्गत जितनी भी नौकरियां निकलती हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं मित्रों। तो आपके लिए सुनहरा मौका है हमसे जुड़ने के लिए। हम अध्यायवार क्रम में एक हिंदी की बृहद श्रृंखला चलाने जा रहा हूं, जो आपके परीक्षा के उपयोग की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में यहां से प्रश्न आने की संभावना बार बार होती है। इसलिए मित्रों, कभी कभी मैं अपने छात्रों से कहा करता हूं कि आप वीडियो चाहे जहां से देख के आएंगे, लेकिन कोई भी परीक्षा हो प्रश्न वही आएगा जो हमारे क्लास में पढ़ाया जाएगा। यानी कि एक ही क्लास में हम पूरा अध्ययन कराते हैं, आप लोगों को फिर दोबारा किताब उठाने की आवश्यकता नहीं होती है मित्रों। हम इस सामान्य हिंदी के हिंदी वर्णमाला के इंटायर वीडियो में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं मित्रों, उसकी विषय वस्तु सभी को पढ़ाने वाले हैं। हिंदी वर्णमाला का परिचय, वर्ण और ध्वनि, स्वर, परिभाषा एवं विशेषता के साथ स्वरों का वर्गीकरण, मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, रचना के आधार पर, जिह्वा के भाग के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। मित्रों, इतने डायमेंशन में हम अध्ययन करेंगे कि कोई भी प्रश्न हो, कोई भी आप तैयारी कर रहे हो, राज्य स्तरीय तैयारी कर रहे हो, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन मित्रों यहीं से फंसेगा। आप इसीलिए हम कहते हैं कि पढ़िए चाहे जहां, लेकिन हम वही पढ़ाएंगे जो प्रश्न आने वाला होगा। यानी कि हमारा पढ़ाया गया प्रश्न हर बार आता है मित्रों। पहले हम लोग भाषा के बारे में भी अध्ययन कर लेंगे कि भाषा क्या होती है और भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो मित्रों, भाषा क्या होती है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, इसके लिए हमने बहुत अच्छा नोट्स बनाया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। भाषा, यहाँ पर भाषा से हम लोग शुरू करेंगे। अब देखिए मित्रों, क्या होता है, कोई भी प्राणी है वो एक निश्चित बोली तो जरूर बोलता होगा। अगर वो उसकी बोली उसके व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है तो भाषा का रूप ले लेती है, ये हम सभी लोग जानते हैं। कुछ विद्वानों ने भाषा की परिभाषा भी दी है। भाषा की अगर सामान्य परिभाषा पूछा जाए तो हम बोल देते हैं, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों, अनुभवों को बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त कर पाता है। अनेक विद्वानों ने भी भाषा की परिभाषाएं मित्रों दी है। तो जो परिभाषाएं हमें अच्छी लगी, जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है, उस परिभाषाओं को भी हमने अपने नोट्स में शामिल किया है मित्रों। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने लिखा है कि भाषा मनुष्य के उच्चारण अवयव से निकलने वाली सार्थक ध्वनियों की व्यवस्था है। यानी कि भाषा मनुष्य के जो उच्चारण हैं और उनके जो उच्चारण में सम्मिलित जो अवयव हैं, उनसे निकलने वाली सार्थक ध्वनियों की व्यवस्था है मित्रों। सार्थक ध्वनियों क्यों? ऐसी ध्वनियां जिसका एक निश्चित अर्थ हो, सार्थक ध्वनियां कहलाती हैं। यानी कि मनुष्य अपने उच्चारण अवयव के साथ सार्थक ध्वनियों के साथ साथ जो सार्थक ध्वनियां नहीं होती वो भी निकालता है, लेकिन हम सार्थक ध्वनियों को ही भाषा की व्यवस्था मानेंगे। ऐसे ही बाबूराम सक्सेना है। बाबूराम सक्सेना ने लिखा कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है। यानी कि मित्रों, जो भाषा हमारी है, जो विचारों की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है। अगर हम किसी के सामने अपने विचार रखना चाहें तो भाषा के माध्यम ही से तो रखेंगे। वो भाषा चाहे मौखिक भाषा हो, चाहे लिखित भाषा हो, चाहे सांकेतिक भाषा हो, लेकिन अपने विचारों को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करने के लिए मित्रों हमें भाषा का ही प्रयोग करना पड़ेगा। बिना भाषा के प्रयोग के हम अपनी अभिव्यक्ति को दूसरे के सामने नहीं कर सकते। एक अच्छी भाषा की विशेषता होती है मित्रों कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है
है ना। भाषा की विशेषता होती है कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, भाषा सामाजिक होती है हमेशा, भाषा प्रयत्नशील होती है, और भाषा मित्रों परंपरा से भी सीखी जाती है, और भाषा संप्रेषण का सबसे प्रभावी साधन है। संप्रेषण मतलब अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करने का, यानी कि हम किसी से अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं तो हमारी अभिव्यक्ति से वो हमारे तरफ कितनी संप्रेषित होता है, हमसे कितना प्रभावी होता है, ये उसका भी साधन है भाषा। तो भाषा को मित्रों अगर देखें तो भाषा के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। भाषा के प्रकार में पहली होती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है मित्रों? जिस भाषा का प्रयोग हम बोल कर करते हैं, है नहीं। आप लोगों ने देखा किसी से हम बोलते हैं, कुछ भी व्यक्त करना होता है तो हम बोलते हैं। वो बोलना चाहे बातचीत के द्वारा हो, चाहे हम कहीं जाके भाषण देते हैं, चाहे हम कक्षा में अध्यापन करते हैं। जैसे मित्रों हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपको बोल कर पढ़ा रहे हैं, यानी कि हम अपनी विचारों की अभिव्यक्ति मौखिक भाषा से आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरा होता है मित्रों लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है कि जिस भाषा का प्रयोग लिखकर किया जाता है, जैसे पुस्तक लिखकर, समाचार पत्र लिखकर, उत्तर पुस्तिका लिखकर। उदाहरण के तौर पर बता दूं मित्रों, हम पढ़ा रहे हैं, बोलकर पढ़ा रहे हैं तो हमारी मौखिक भाषा हुई, लेकिन हम पढ़ाने के लिए जो हम स्क्रिप्ट तैयार किए, पीपीटी तैयार किए हैं, पीडीएफ आपके लिए नोट्स फॉर्म में बनाए हैं, लिखे हैं, मेहनत किए हैं, ये हमारी लिखित भाषा है। हम आपके साथ बोलते हैं और साथ ही साथ अपनी पीडीएफ फॉर्म में लिखित भाषा को भी व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि मित्रों जो हम बोलते हैं वो हमारी मौखिक भाषा है, और जो पीडीएफ के रूप में अक्षरों का समूह दिख रहा है, पीडीएफ के फॉर्म में हम बना के लाए हैं आपके लिए पीपीटी, ये लिखित भाषा हो गई। अगली भाषा है मित्रों सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है मित्रों? जिस भाषा में संकेतों एवं इशारों से भाव व्यक्त किए जाते हैं, यानी कि ऐसी कोई भाषा जिसमें हम कोई संकेतों से या इशारों से भाव व्यक्त करते हैं। जैसे आप लोगों ने मित्रों टीवी पर न्यूज प्रसारण करते हुए देखा होगा, कभी कभी मूक और बधिरों के लिए सांकेतिक भाषा में न्यूज प्रसारित की जाती है। सांकेतिक भाषा में एक एंकर आकर संकेत में न्यूज को हमको समझाता है, यानी कि वो भाषा का सांकेतिक माध्यम है, अपने विचारों को व्यक्त करने का वो सांकेतिक तरीका है मित्रों, संकेत के द्वारा किया जाता है, इसलिए हम भाषा को, इस प्रकार की भाषा को सांकेतिक भाषा के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगला मित्रों हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। लिपि क्या होती है मित्रों? लिपि भाषा की पूरक होती है, यानी कि लिपि ही है जो भाषा को अमरत्व प्रदान करती है नहीं। अगर कोई भी भाषा है, अगर उसकी लिपि नहीं है तो वो भाषा अधूरी मानी जाएगी, वो भाषा कभी भी हास्य हो सकता है उसका, यानी कि भाषा को लंबे समय तक संयोजित रखने के लिए लिपि आवश्यक है। तो लिपि क्या होती है मित्रों? भाषा को लिखने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। जैसे मित्रों हम लोगों की भाषा हिंदी है, हिंदी को लिखने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। उस जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं वो देवनागरी लिपि के प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि देवनागरी है, और जो हमारी अंग्रेजी भाषा है उसकी लिपि रोमन है। ऐसे ही उर्दू भाषा जो है उसकी लिपि फारसी है। अगर मित्रों देवनागरी लिपि की विशेषताएं देखा जाए, कहीं कहीं परीक्षा में पूछ लेते हैं, क्योंकि हमारी भाषा हिंदी है और हिंदी की जो लिपि है देवनागरी है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है हम लोगों को पढ़ने के लिए। तो मित्रों ये वैज्ञानिक लिपि है, जो हमारी देवनागरी लिपि है यह वैज्ञानिक लिपि है, जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण भी इसमें होता है और यह बाएं से दाएं लिखी जाती है मित्रों। ये लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसमें शिरोरेखा होती है। शिरोरेखा मतलब हम कोई भी लिखते हैं शब्द तो ऊपर मूड़ी बांधते हैं। जैसे मित्रों देखिए हम लिखे हैं, कुछ भी लिखे हैं तो ऊपर मूड़ी बांध कर रखे हैं, तो इसको हम शिरोरेखा कहते हैं। स्वर और व्यंजन अलग अलग लिखे जाते हैं। इसमें स्वर अलग लिखे जाते हैं और व्यंजन अलग लिखे जाते हैं। अब मित्रों हम ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि जो हमारे भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। बिना ध्वनि के भाषा मौखिक रूप से नहीं बोली जा सकती है।
भाषा का मौखिक रूप ही ध्वनि से ही आता है, यानी कि मुख से निकलने वाली अर्थपूर्ण आवाज को हम ध्वनि कहते हैं। हम भाषा बोलते हैं तो हमारे मुख से जो अर्थपूर्ण आवाज निकलती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। मित्रों, ध्वनि को भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलें तो वो ध्वनि है। उदाहरण के तौर पर बोलें कि जब हम का बोलते हैं तो आवाज निकलती है, वही ध्वनि है नहीं। जब हम बोलते हैं का तो बोलते हैं तो जो आवाज निकलती है वही ध्वनि है मित्रों। अगला हम पढ़ेंगे ध्वनि के प्रकार। तो मित्रों, ध्वनि दो प्रकार की होती है, स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। स्वर ध्वनि पढ़ने से पहले हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो ध्वनि होती है, ध्वनि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर लिखित भाषा की अगर मित्रों बात की जाए तो वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है लिखित भाषा के लिए। अगर मित्रों कहीं आए भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वर्ण और ध्वनि दोनों रहे तो दोनों लिखेंगे। अगर लिखित भाषा की है तो वर्ण होगी। अगर मौखिक भाषा के लिए पूछ रहा है कि सबसे छोटी इकाई, तो हम उसको ध्वनि पर लगाएंगे, यानी कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि है, लेकिन लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण है। उदाहरण के लिए मित्रों देखें तो वर्णों में जैसे आ, ई, का, ख, ग आदि, यानी कि उदाहरण के लिए हम देखें आ, ई, का, ख, ग आदि, ये सब उदाहरण ध्वनि के रूप में दिया जा सकता है मित्रों। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है लिखित भाषा की। वर्ण की विशेषताएं क्या होती है मित्रों? वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। जो हमारी भाषा है, जो हम लिपियों के द्वारा व्यक्त करते हैं, उसको भाषा को अमृत प्रदान करने के लिए हम लिखते हैं, लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं और उसके लिए हम लिपि बनाते हैं। तो वर्ण उसी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। प्रत्येक वर्ण एक ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक वर्ण एक ध्वनि का ही प्रतिनिधित्व करता है। जैसे और उसी वर्णों से आगे चलकर शब्द बनते हैं। अक्षर क्या होता है मित्रों? अक्षर एक या एक से अधिक वर्णों के मिल से बनने वाली इकाई है, उसी को हम अक्षर कहते हैं। यानी कि एक या एक से अधिक वर्णों के मिल से जो बनने वाली इकाई होती है उसको हम अक्षर कहते हैं। अक्षर मित्रों, अक्षर का कभी नाश नहीं होता, इसलिए अक्षर यानी कि जो कभी नाश ना हो उसको अक्षर कहते हैं। अक्षर का कभी नाश नहीं हो सकता, यानी कि अक्षर कभी नष्ट नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए का, की, कम, घर। वर्ण और अक्षर में अगर अंतर पूछा जाए मित्रों, तो वर्ण और अक्षर में अंतर पूछा जाए तो वर्ण जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है लिखित भाषा की, और अक्षर एक या अधिक वर्णों का समूह होता है, जैसे कम। अगर ध्वनि और वर्ण में अंतर पूछा जाए मित्रों, तो जो ध्वनि होती है वो सुनाई देती है। यानी कि हमने क्या बताया था शुरू में कि जो हमारी ध्वनि है ये मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और जो वर्ण है वो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो ध्वनि हमें सुनाई देती है और वर्ण को हम लिखते हैं। यानी कि ध्वनि हम मौखिक रूप से बोलते हैं और वर्ण को हम लिखित रूप में लिखते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखना। आगे है वर्णमाला। मित्रों, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो किसी भाषा के सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध समूह क्यों मित्रों? क्योंकि कोई भी भाषा है उसकी वर्णमाला एक सुनिश्चित एवं क्रमबद्ध समूह में ही होगी। अगर कोई भी भाषा के वर्णों को हम अगर क्रमबद्ध समूह में ना रखें, वैसे ही समूहित कर दें, तो वो वर्ण समूह होंगे, लेकिन उसे कभी वर्णमाला नहीं कहा जा सकता। यानी कि वर्णों के समूह को केवल हम वर्ण समूह कह सकते हैं, लेकिन किसी क्रमबद्ध वर्णमाला वर्णों के समूह को ही हम केवल वर्णमाला कहेंगे। ये बातें ध्यान में रखना। वर्ण समूह मतलब केवल वर्णों का समूह हो सकता है। वर्णमाला क्या है? एक प्रकार का वर्णों का समूह ही है, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से सभी वर्ण उसमें लगाए गए हैं। अगला मित्रों हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला के भाग। हिंदी वर्णमाला के भाग में मित्रों
हिंदी वर्णमाला के 3 भाग होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर क्या हो, ये स्वर, व्यंजन और अयोगवाह के बारे में मित्रों अभी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं भाषा और लिपि से संबंधित। तो हिंदी की लिपि हमारी देवनागरी है मित्रों, ये ध्यान में रखना। हिंदी बाएं से दाएं लिखी जाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है, ये ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि ध्वनि को हम बोलते हैं, ध्वनि एक आवाज होती है, और जो वर्ण होती है वो हम लिखते हैं तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर हम बोलते हैं तो वो ध्वनि है, तो ध्वनि भाषा की मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के समूह से मित्रों शब्द बनते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए कुछ सवाल भी आपके लिए लाए हैं मित्रों। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हिंदी की लिपि कौन सी है, तो हिंदी की लिपि गुरुनागरी है, देवनागरी है नहीं। हमारी हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। जो अंग्रेजी की लिपि है वो रोमन है, और जो पंजाबी की लिपि है नहीं, पंजाबी भाषा की, वो गुरुमुखी है। और जो उर्दू भाषा की मित्रों है, याद रखना, वो फारसी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित इकाई में क्या है, तो वो वर्ण है नहीं। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक इकाई में पूछते तो वो ध्वनि हो जाती, लेकिन यहाँ पर लिखित इकाई पूछ रहे हैं तो मित्रों ये वर्ण है। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, तो ध्वनि का लिखित रूप मित्रों वर्ण कहलाता है। यानी कि जो ध्वनियां हम बोलते हैं उसी को वर्ण के रूप में हम लिखित भाषा में लिखते हैं। स्वर और स्वर का वर्गीकरण, उसके बाद हम व्यंजन पढ़ाएंगे, व्यंजन के बाद में अयोगवाह पढ़ाएंगे। तो मित्र कर रहे होता है मित्रों, तो जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से करते हैं, यानी कि हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। यानी कि स्वर वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं मित्रों, इसमें कोई बाधा नहीं होती है, और न स्वर वर्णों को बोलने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर को अगर देखें मित्रों तो स्वर की संख्या हिंदी में 11 है। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ये, आए, वो, आओ, ये सभी 11 स्वर हैं मित्रों। अंग आहा छोटे स्तर में पढ़ाया जाता है, जैसे हम LKG में होते हैं, UKG में होते हैं, कक्षा 1 में होते हैं, या कक्षा 4 या 5 तक हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन जब हम उच्च कक्षा में पहुंचते हैं, एक स्तर पर पहुंचते हैं, तो अंग आहा को हम अयोगवाह में पढ़ते हैं मित्रों, क्योंकि अंग आहा अयोगवाह के अंतर्गत ही पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंग आहा ना स्वर है ना व्यंजन है। अब हम मित्रों पढ़ रहे हैं स्वर की विशेषताएं क्या होती हैं। मित्रों कोई भी स्वर है तो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर। उच्चारण में वायु का मार्ग नहीं रुकता है स्वरों के। प्रत्येक अक्षर में एक स्वर अवश्य होता है। कोई भी अक्षर हम बोलें तो उसमें एक स्वर अवश्य होगा। तो मित्रों स्वीकरण है मुख्यतः 6 आधारों पर किया जाता है, जैसे उच्चारण में लगने वाले समय और मात्रा के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। मित्रों पहले स्वर पर हम चलते हैं, मात्रा, उच्चारण और समय के आधार पर। अगर मात्रा, उच्चारण और समय के आधार पर मित्रों देखें तो पहला स्वर होता है ह्रस्व स्वर, जिसको हम लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। मित्रों ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं और एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर की अगर परिभाषा देनी हो तो हम लिख सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक ही मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की अगर संख्या पूछी जाए मित्रों तो ह्रस्व स्वर की संख्या
चार होती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये कुल चार जो वर्ण हैं ये हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं। मित्रों अगर हम आगे बढ़ें तो इसका उदाहरण भी कुछ दे सकते हैं, जैसे आ से अनार, इधर छोटी ई से, छोटा ऊ से उधर लिख सकते हैं, री से ऋषि लिख सकते हैं। यानी कि हर्ष स्वरों को का प्रयोग करके है ना, प्रारंभ में प्रयोग करके भी अक्षर बनाए जा सकते हैं। दीर्घ स्वर में अगर पूछे मित्रों तो दीर्घ स्वर की परिभाषा होती है जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि दीर्घ स्वरों के उच्चारण में जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनसे ज़्यादा समय लगता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता था तो दीर्घ स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, इसलिए दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। मित्रों ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर की कुल संख्या 7 होती है। इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये, आए, वो, आओ, ये कुल 7 स्वर होते हैं मित्रों दीर्घ स्वर के। इसका भी दीर्घ स्वर का प्रयोग करके भी कई सारे हमने शब्द बनाए हैं मित्रों, जैसे बड़ा का प्रयोग करके आम, बड़ी का प्रयोग करके ईंख बना सकते हैं, बड़ाऊ का प्रयोग करके ऊन बना सकते हैं, उदबिलाव बना सकते हैं, ए का प्रयोग करके एक तारा बना सकते हैं, एक बना सकते हैं, आए का प्रयोग करके ऐनक बना सकते हैं, और आओ ओ का प्रयोग करके ओखली बना सकते हैं, और मित्रों आओ का प्रयोग करके औरत बना सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से दीर्घ स्वर से भी हम बना सकते हैं। आप लोगों को याद रखने के लिए आसानी हो मित्रों, इसलिए हमने ट्रिक का भी प्रयोग किया है। हर्ष स्वर को हम ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं, जैसे आ, ई, उ, री हर्ष स्वर हैं, इनकी संख्या 4 है। अगर दीर्घ स्वर की बात करें मित्रों तो बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ये, आए, वो, आओ दीर्घ स्वर हैं, इनकी संख्या 7 मानी जाती है। रचना और बनावट के आधार पर मित्रों अगर देखें तो रचना और बनावट के आधार पर स्वर में पहला है मूल स्वर, है नहीं। रचना और बनावट के आधार पर पहला स्वर है मूल स्वर। अगर मूल स्वर की परिभाषा देना चाहें तो हम लिख सकते हैं जो स्वर किसी अन्य स्वर से नहीं बने होते हैं वो मूल स्वर होते हैं। यानी कि ऐसे भी कुछ स्वर हैं मित्रों जिनको हम किसी अन्य स्वर से नहीं बनाए हैं, वो मूल स्वर ही हैं। जैसे हमारा छोटा आ है, छोटी ई है, छोटाऊ है, री है। इसको बनाने के लिए हम किसी अन्य स्वर वर्ण की सहायता नहीं लिए हैं, ये स्वतंत्र रूप से बने हैं, ये स्वयं से बने हैं, किसी वर्ण की सहायता इसमें नहीं लेनी पड़ी है। तो इसको इसलिए मित्रों हम मूल स्वर कहते हैं। दूसरा होता है संध स्वर या संयुक्त स्वर। जो स्वर दो स्वरों के मेल से मित्रों बनते हैं उन्हें संध स्वर या संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। संध स्वर और संयुक्त स्वर को भी दो भागों में बांटते हैं, सजातीय संध स्वर और विजातीय संध स्वर। इसको हम आगे पढ़ेंगे। देखते हैं मित्रों संध स्वर का नया स्वर क्या है। तो जैसे यहाँ पर छोटा आ और छोटा आप का प्रयोग करके बड़ा आ बनता है मित्रों। छोटा आ और छोटी ई का प्रयोग करके मित्रों ये बनता है छोटा आ, और ये का प्रयोग करके आए बनता है। छोटा आ और ऊ का प्रयोग करके वो बनता है। इसी प्रकार छोटी ई और छोटी ई का प्रयोग करके बड़ी ई बनती है मित्रों। इसी प्रकार और देखें तो छोटा आ और वो का प्रयोग करके आओ भी बन जाता है मित्रों। संध स्वर के अगर प्रकार देखें मित्रों तो संध स्वर हमने अभी बताया कि दो प्रकार के होते हैं। सजातीय संध स्वर यानी कि एक जैसे स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर सजातीय संध स्वर कहलाते हैं मित्रों। जैसे छोटा आ का छोटा आ से मेल हुआ था तो बड़ा आ बन गया था। छोटी ई का छोटी ई से मेल हुआ था तो बड़ी ई बन गया था। छोटाऊ का छोटाऊ से मेल हुआ था तो बड़ाऊ से बन गया था, बड़ाऊ बन गया था मित्रों।
एक ही जैसे वर्ण हैं, छोटा और छोटा एक ही वर्ण है, बड़ी छोटी छोटी एक ही वर्ण है, बड़ी बना रहा है। छोटाऊ और छोटाऊ एक जैसे वर्ण हैं, दोनों मिल रहे हैं तो बड़ाऊ बन रहा है। तो मित्रों सजातीय स्वर वर्ण हैं, इनको हम सजातीय स्वर वर्ण के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब विजातीय संध स्वर में भिन्न स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर विजातीय स्वर वर्ण हैं। जैसे मित्रों हमने बताया था कि छोटा आ और ई से ये बन रहा है, छोटा आ और ये से आए बन रहा है, छोटा आ और ऊ से वो बन रहा है, छोटा आ और वो से आओ बन रहा है। तो ये मित्रों विजातीय संध स्वर हैं। छोटा आ प्लस ई बराबर ये और छोटा आ प्लस ऊ बराबर वो, ये हमें गुण संध में देखने को मिलता है मित्रों। छोटा आ प्लस ये बराबर आए, छोटा आ प्लस वो बराबर आओ, ये मित्रों हम लोगों को वृद्धि संध में देखने को मिलता है। शिक्षक के लिए स्वर होने को मिलता है। शिक्षक के लिए कॉन्सेप्ट भी एक जैसे स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर सजातीय संध स्वर कहलाते हैं मित्रों। जैसे छोटा आ का छोटा आ से मेल हुआ था तो बड़ा आ बन गया था, छोटी ई का छोटी ई से मेल हुआ था तो बड़ी ई बन गया था, छोटाऊ का छोटाऊ से मेल हुआ था तो बड़ाऊ से बन गया था, बड़ाऊ बन गया था मित्रों। ये एक ही जैसे वर्ण हैं, छोटा और छोटा एक ही वर्ण है, बड़ी छोटी छोटी एक ही वर्ण है, बड़ी बना रहा है। छोटाऊ और छोटाऊ एक जैसे वर्ण हैं, दोनों मिल रहे हैं तो बड़ाऊ बन रहा है। तो ये मित्रों सजातीय स्वर वर्ण हैं, इनको हम सजातीय स्वर वर्ण के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब विजातीय संध स्वर में भिन्न स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर विजातीय स्वर वर्ण हैं। जैसे मित्रों हमने बताया था कि छोटा आ और ई से ये बन रहा है, छोटा आ और ये से आए बन रहा है, छोटा आ और ऊ से वो बन रहा है, छोटा आ और वो से आओ बन रहा है। तो ये मित्रों विजातीय संध स्वर हैं। छोटा आ प्लस ई बराबर ये और छोटा आ प्लस ऊ बराबर वो, ये हमें गुण संध में देखने को मिलता है मित्रों। छोटा आ प्लस ये बराबर आए, छोटा आ प्लस वो बराबर आओ, ये मित्रों हम लोगों को वृद्धि संध में देखने को मिलता है। शिक्षक के लिए कॉन्सेप्ट की संख्या 4 होती है। जो दीर्घ स्वर होता है उसकी संख्या 7 होती है। जो मूल स्वर होता है उसकी संख्या भी 4 होती है। जैसे छोटा, छोटी, छोटाऊ और ह्रस्व स्वर भी है और मूल स्वर भी है। अगर दीर्घ स्वर देखा जाए मित्रों तो दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। अगर सजातीय संध स्वर की बात किया जाए मित्रों तो समान स्वरों का मेल इसमें होता है, इसकी संख्या 3 है। जैसे इसमें बड़ा सजातीय बन रहा था छोटा और छोटा आ के मेल से, छोटी ई प्लस छोटी ई के मेल से बड़ी ई बन रही थी मित्रों, ये भी सजातीय संध स्वर के अंतर्गत आता है। छोटाऊ और छोटाऊ के मेल से मित्रों बड़ाऊ बन रहा था, ये भी सजातीय संध स्वर के मेल में आता है। यानी कि सजातीय संध की स्वरों की संख्या अगर पूछी जाए तो 3 है। जैसे बड़ा, बड़ी ई और बड़ाऊ। अगर विजातीय संध स्वर की संख्या पूछी जाए मित्रों तो भिन्न स्वरों का मेल होता है विजातीय संध स्वर, इसकी संख्या 4 होती है मित्रों। जैसे ये, आए, वो और आओ, ये विजातीय संध स्वर के अंतर्गत मित्रों आते हैं। परीक्षा है तो आपके लिए कुछ प्रश्न भी तैयार किए हैं। जैसे ह्रस्व स्वरों की संख्या तो 4। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर इसमें कौन सा है? तो छोटी ई और छोटाऊ और ई, ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत मित्रों हम पढ़ते हैं। तो एक ही ऑप्शन हमारा बचा है जो सी है, सी ही हमारा दीर्घ स्वर का उदाहरण हो जाएगा। छोटा आ प्लस छोटाऊ से कौन सा स्वर बनता है? तो मित्रों छोटा आ प्लस छोटाऊ से कौन सा स्वर बनता है? तो हमने बताया था छोटा और छोटाऊ का मेल होता है मित्रों तो वो बनता है। छोटा आ प्लस छोटी ई का मेल होता तो ये बनता, छोटा आ प्लस वो का मेल होता तो आओ बनता, छोटा आ प्लस ये का मेल होता तो आए बनता। मित्रों ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं, इसलिए हम इसको
ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी अपने लेके आए हैं, कई सारी परीक्षाओं में ये पूछे भी जाते हैं। इसीलिए हमने कहा था मित्रों कि आप चाहे जहां पढ़िए, लेकिन हमारे नोट्स को अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो बार बार हमारे ही प्लेटफॉर्म रोजगार विथ राम पर ही आकर पढ़ेंगे, क्योंकि हम सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए, सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मित्रों हम नोट तैयार करते हैं, ताकि हम आपका समय ना बर्बाद करें और परीक्षा में आपको सफलता के साथ साथ एक बेहतरीन अंक दिलाने की कोशिश करते हैं मित्रों। एक अधिकतम अंक हम आपको दिला सकें और आपके मंजिल तक हम पहुंचा सकें आपको मित्रों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला भाग है स्वरों का वर्गीकरण, हमने पढ़ लिया। भाग 2 में मित्रों हम जीभ के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे कि हमारे जीभ का आधार भाग कौन कौन सा है। जैसे अग्र भाग है तो हम अग्र स्वर के बारे में आपको बताएंगे। जीभ का मध्य भाग है तो वहां से जो स्वर उच्चारित होता है उसको हम मध्य स्वर बताएंगे। जीभ का जो पिछला भाग है, पश्च भाग है, वहां से जो स्वर उच्चारित होता है मित्रों उसको हम पश्च स्वर के नाम से जानते हैं। तो अग्र स्वर में मित्रों अग्र स्वर में हम पढ़ते हैं जैसे छोटी ई हुआ, बड़ी ई हुआ, ये हुआ, आए हुआ। इसकी विशेषता है कि हम इसे जीभ के अगले भाग से उच्चारित करते हैं मित्रों। इसको हम जीभ के अगले भाग से उच्चारित करते हैं, इसलिए हम इसको अग्र स्वर कहते हैं। ऐसे ही मध्य स्वर मित्रों केवल छोटा आ है, यानी कि जीभ का मध्य भाग केवल छोटा आ, जीभ के मध्य भाग से केवल छोटा आ उच्चारित होता है, इसलिए हम इसको केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। अगर केंद्रीय स्वर पूछा जाए मित्रों तो एक ही स्वर है, छोटा आ, उसी को हम मध्य भाग, जीभ के मध्य भाग से उच्चारित होने वाला स्वर है, इसलिए हम केंद्रीय स्वर के नाम से भी जानते हैं। पश्च भाग से जीभ के मित्रों बड़ा आ, बड़ाऊ, बड़ा आ, छोटाऊ, बड़ाऊ, वो और आओ जीभ के पिछले भाग से उच्चारित होते हैं, इसलिए इसे हम पश्च स्वर के नाम से जानते हैं। याद रखने की ट्रिक भी हमने बनाया है मित्रों आप लोगों को, कि आप लोग ये लंबे समय तक याद रख सकें। अग्र भाग, जीभ के अग्र भाग से छोटी ई, बड़ी ई, ये और आए उच्चारित होता है, इसे अग्र स्वर के नाम से भी जानते हैं मित्रों। जीभ के मध्य भाग से यानी कि केंद्रीय भाग से केवल बड़ा उच्चारित, केंद्रीय भाग से केवल छोटा उच्चारित होता है मित्रों आ, यानी कि जीभ के मध्य भाग से उच्चारित हो रहा है, तो इसको हम केंद्रीय स्वर के नाम से भी जानते हैं, मध्य स्वर के नाम से भी इसीलिए जानते हैं। और जीभ के पश्च भाग से मित्रों बड़ा आ, छोटाऊ, बड़ाऊ, वो और आओ उच्चारित होता है, तो इसलिए हम इसको पश्च भाग के नाम से जानते हैं। अब मुख के खुलने के आधार पर भी मित्रों स्वर का वर्गीकरण होता है। मुख के खुलने के आधार पर स्वर को दो प्रकार में बांटा गया है। समृद्ध स्वर, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है उसको हम समृद्ध स्वर कहते हैं। जो भी हम स्वर का उच्चारण कर रहे हैं मुख कम खुले तो समृद्ध स्वर है। समृद्ध स्वर को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, समृद्ध स्वर और अर्ध समृद्ध स्वर, है नहीं। मित्रों हमारे यहाँ मौसम शायद खराब है तो इसे लाइट अप डाउन कर रही है, फिर भी हम आप लोगों के लिए नोट्स तैयार कर रहे हैं। तो परिभाषा अगर पूछे समृद्ध स्वर की, तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उससे हम समृद्ध स्वर कहते हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटाऊ, बड़ाऊ। अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर की अगर बात करें मित्रों तो जिसके उच्चारण में मुख थोड़ा अधिक खुलता है नहीं, थोड़ा अधिक, यानी कि कम से थोड़ा अधिक। समृद्ध स्वर में मित्रों
मुख ना के बराबर खुलता था, लेकिन अर्ध समृद्ध स्वर में मुख थोड़ा अधिक खुलेगा। और मित्रों अब हम बात कर रहे हैं अर्ध समृद्ध स्वर में हम ये और वो को जानते हैं। ये और वो का उच्चारण करते हैं मित्रों तो मुख थोड़ा अधिक खुलता है। अब हम बात कर रहे हैं अर्ध विविक्त स्वर के बारे में, जिनके उच्चारण में मुख अधिक खुलता है, यानी कि मुख का पूरा भाग मित्रों खुलता है, उसको हम विविक्त स्वर के नाम से जानते हैं। लेकिन जिसके उच्चारण मुख थोड़ा अधिक यानी कि आधे से अधिक खुले और पूरे से कम खुले मित्रों, उसको हम अर्ध विविक्त स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे ये और आओ है नहीं, ये और आओ, इसका उच्चारण करते हैं मित्रों तो मुख आधे से अधिक खुलता है और पूरे से कम खुलता है, इसलिए अर्ध विविक्त स्वर है मित्रों। ये कौन सा स्वर है? अर्ध विविक्त स्वर है। अब हम विविक्त स्वर की बात करें तो जिनके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, यानी कि मुख पूरा का पूरा खुलता है, यानी कि मुख का पूरा भाग खुल जाता है, उसको हम विविक्त स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे बड़ा आ और आ, यहाँ पर छोटा आ मित्रों मिस्टेक से हमसे लिख गया था, भूल हुई थी, इसके लिए हम खेद चाहते हैं आपसे, है नहीं। जैसे बड़ा आ और एक आगत वर्ण में आ आता है, अंग्रेजी भाषा से आया हुआ शब्द है। आ के ऊपर ऐसे चंद्राकार लगा देते हैं मित्रों, बिंदी नहीं लगाते हैं। अब होठ की आकृति के आधार पर भी मित्रों स्वर दो प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी या गोलाकार स्वर, और एक होते हैं आवृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी क्या होते हैं मित्रों? तो जिनके उच्चारण में होठ गोल हो जाते हैं, जैसे छोटाऊ, बड़ाऊ, वो, आओ, इसके उच्चारण में मुख के होठ जो है मित्रों वो गोल हो जाते हैं, यानी कि वृत्ताकार हो जाते हैं, इसलिए हम वृत्तमुखी स्वर के नाम से इनको जानते हैं, या गोलाकार स्वर के नाम से इनको हम मित्रों जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे आवृत्तमुखी स्वर में, यानी कि आ गोलाकार स्वर में, जिनके उच्चारण में होठ गोल नहीं होते हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटाऊ, बड़ाऊ, ये नहीं यार, छोटाऊ बड़ाऊ नहीं आएगा मित्रों, सॉरी। छोटा आता है इसमें, बड़ा आता है, छोटी ई आता है, बड़ी ई आता है, री आता है, ये आता है, आए आता है। छोटाऊ बड़ाऊ मित्रों गोलाकार स्वर में आता था, है नहीं, या वृत्तमुखी स्वर में आता था। ये गोलाकार स्वर है, यानी कि आवृत्तमुखी स्वर है। इसमें छोटा आएगा, बड़ा आएगा, छोटी ई आएगी, बड़ी ई आएगी, री आएगा, ये आएगा और आए आएगा, यानी कि इनके उच्चारण में होठ गोल नहीं होते हैं बल्कि फैल जाते हैं। अगला हम मित्रों पढ़ेंगे उच्चारण के स्थान के आधार पर। उच्चारण के स्थान के आधार पर मित्रों हम पढ़ेंगे, भागों में बांट सकते हैं। जैसे कंठ, यानी कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण हम कंठ से करते हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, बोलते हैं आ, यानी कि कंठ पर असर पड़ता है मित्रों, आ, यानी कि कंठ से इसका उच्चारण होता है। अगला होता है तालव्य। तालव्य का यानी कि तालु से उच्चारण करते हैं, तालु, जैसे ई तालु से उच्चारण होगा मित्रों। मूर्धन, यानी कि मूर्धा से, मूर्धा यहाँ पर होता है मित्रों, तालु से थोड़ा इधर और कंठ से थोड़ा इधर, यानी कि कहीं बीच में। तो मूर्धा से केवल री है नहीं, मूर्धा से जो उच्चारित होने वाला स्वर है वो केवल री है। कंठ और तालु से ये और आए का उच्चारण करते हैं, ए आए, कंठ से भी इसका उच्चारण होता है मित्रों और तालु से भी होता है। कंठ और ओष्ठ से वो आओ का उच्चारण होता है, कंठ से भी होता है और ओष्ठ से भी होता है। अगला है केवल ओष्ठ से भी उच्चारण होता है स्वरों का, जैसे उ का उच्चारण मित्रों हम केवल ओष्ठ से ही करते हैं। अगला हम पढ़ेंगे मित्रों परीक्षा हेतु पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए हम यहाँ पर
संकलित किए हैं मित्रों। पीडीएफ बनाते समय हम इस बातों का ध्यान रखे थे आप लोगों का कंटेंट तैयार करते समय कि कोई भी परीक्षा हो जो वर्णमाला से सवाल पूछे जाते हैं तो इसी वीडियो से पूछे जाएं, आप लोगों को कहीं दूसरी जगह भटकना ना पड़े। तो मित्रों हस्त स्वर जो होता है वो छोटा आ होता है, छोटी ई होता है, छोटा ऊ होता है, री होता है, इसके बारे में पढ़ा चुके हैं। ऐसे ही दीर्घ स्वर के बारे में मित्रों बड़ा आई, बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ओ, ये आए ओ आओ। विवृत स्वर के बारे में मित्रों आ। समृद्ध स्वर के बारे में छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। मध्य भाग से उच्चारित स्वर के बारे में पढ़ाया है मित्रों, छोटा आ होता है। होष्ठ स्वर छोटा ऊ, बड़ा ऊ होते हैं। मूर्धन्य स्वर री होता है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं मित्रों, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ याद हो या ना हो, इसमें इतना याद करना पड़ेगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये समझ लीजिए कि ये इस वीडियो का सार है। अगर वर्णमाला से सवाल पूछे जाएंगे तो यहीं से ही अधिकतर पूछे जाते हैं। री किस उच्चारण स्थान का स्वर है? तो री अभी हमने मित्रों बताया मूर्धन्य का है। विपरीत स्वर कौन से हैं? तो आ है, क्योंकि आ का उच्चारण करते हैं मित्रों तो मुख बहुत कम खुलता है, यानी कि ना के बराबर खुलता है, यानी कि मुख लगभग बंद ही रहता है, इसलिए इसको हम विपरीत स्वर के अंतर्गत रखते हैं। अगर वृत्तमुखी स्वर के बारे में बात किया जाए मित्रों तो वृत्तमुखी स्वर छोटाऊ, बड़ाऊ, वो और आओ है, यानी कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख गोलाकार यानी कि वृत्ताकार हो जाता है, इसलिए हमें इसे वृत्तमुखी स्वर के नाम से जानते हैं मित्रों। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब समृद्ध स्वरों की संख्या मित्रों 4 होती है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटाऊ और बड़ाऊ। ये समृद्ध स्वर हैं, इनकी संख्या 4 होती है, यही 4 हैं। अब हम मित्रों यहाँ पर अयोगवाह के बारे में बात करेंगे। अयोगवाह क्या है और अयोगवाह की परिभाषा क्या है मित्रों, हम इसके बारे में बात करेंगे। अयोगवाह की अगर परिभाषा, अयोगवाह क्या है मित्रों, तो अयोगवाह के अंतर्गत हम अंग, आहा यानी कि अनुस्वार और विसर्ग के साथ साथ चंद्र बिंदु का भी अध्ययन करते हैं, सम्मिलित रूप से अध्ययन करते हैं, उसी को अयोगवाह कहते हैं। ये छोटे क्लासों में हमने पढ़ा होगा। अगर इसकी सामान्य परिभाषा में तो पूछें तो वो होती है जिन ध्वनियाँ जो ध्वनियाँ ना स्वर हैं और ना ही व्यंजन है ना। अगर अयोगवाह की सामान्य परिभाषा कोई पूछे है ना कॉम्पिटिटिव लेवल का, तो आप कह सकते हैं कि जो ध्वनियाँ ना स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं किंतु उनके साथ प्रयुक्त होकर भाषा को शुद्ध एवं स्पष्ट बनाती हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। यानी कि मित्रों अयोगवाह ऐसी ध्वनियाँ हैं जो ना स्वर हैं ना ही व्यंजन हैं किंतु एक दूसरे के साथ योग में हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह 2 हैं मित्रों, अनुस्वार और विसर्ग, यही महत्वपूर्ण है। अनुनासिक को व्यवहार में हम अयोगवाह के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। अयोगवाह में हम इसको अनुस्वार के अंतर्गत ही अधिकतर पढ़ लेते हैं, ताकि अनुनासिक थोड़ा सा भिन्न है अनुस्वार से, बस लगभग ही है समझ लीजिए। यानी कि मुख्य रूप से अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार मतलब जो अंग होता है उसके ऊपर बिंदी होती है मित्रों, उसी को हम अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग के मतलब जो आहा होता है यानी कि आ ऐसे लिखा होता है और बगल में 2 बिंदी लिखी होती है, उसे हम विसर्ग कहते हैं। अनुनासिक में मित्रों हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो ऊपर चंद्राकार लगाते हैं, जैसे चांद है नहीं, तो जो चंद्राकार यानी कि चंद्र बिंदु है उसको हम अनुनासिक के अंतर्गत मित्रों पढ़ते हैं। अब अनुस्वार के बारे में मित्रों यहाँ पर देखते हैं, अनुस्वार क्या होता है। तो अनुस्वार क्या होता है, जब किसी वर्ण के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है नहीं मित्रों, जब किसी वर्ण के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है तब उसे ऊपर बिंदु लगाया जाता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंग के ऊपर बिंदु लगाया जाता है नहीं, छोटा आ लिखा जाता है, ऊपर बिंदु लगाते हैं, अंग हो जाता है नहीं, अंग से अंगूर, तो वही अनुस्वार है। लेकिन मित्रों
थोड़ा डिफरेंस है अनुनासिक में। हम पढ़ते हैं कि जब किसी वर्ण के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है नहीं, तो उसे अनुस्वार कहते हैं। लेकिन जब किसी वर्ण के उच्चारण में मित्रों वायु नाक से भी निकले और वो मुख से भी निकले तो वही अनुनासिक बन जाता है मित्रों। अनुनासिक के मतलब आधा वायु नाक से और आधा वायु मुख से, तो वही अनुनासिक बन जाता है मित्रों। अब अनुस्वार के बारे में हम बात करेंगे मित्रों। उदाहरण देखते हैं, जैसे गंगा, चंचल, पंखा, संबंध, अंक, ये सब अनुस्वार के अंतर्गत पढ़ते हैं और अनुनासिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। नियम अगर देखें मित्रों तो यदि किसी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो उसके स्थान पर अनुस्वार लिखा जा सकता है नहीं। यदि किसी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो उसके स्थान पर अनुस्वार, यानी कि जो अनुनासिक अनुस्वार लगभग एक ही है, ज़्यादा समानता दोनों में बहुत ज़्यादा समानता है, कुछ अलगाव खास नहीं है नहीं, तो वहाँ अनुस्वार लिखा जा सकता है। जैसे देखो चंचल एक ही बिंदी लगाते हैं, अनुनासिक में चंद्र बिंदु होता है, कहाँ चंद्र बिंदु लगा रहे हैं, है नहीं, अनुस्वार लिखा जा सकता है। जैसे गंगा, गंगा में देखिए पूर्ण रूप से ऐसे लिखते हैं, अनुस्वार रूप से ऐसे लिखते हैं। जैसे पंच, पंच में पांच, देखिए संत में संत, है नहीं। कुछ उदाहरण आप लोगों को दिए। अनुनासिक अगर देख लीजिए मित्रों, अनुनासिक क्या होता है, जब किसी स्वर का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। हमने बताया था कि मुख से भी हो और नाक से भी हो, यानी कि हवा मुख से भी निकले और नाक से भी निकले, तब उसके ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है, जिन्हें हम अनुनासिक नाम से जानते हैं मित्रों। अनुनासिक में जैसे माँ, चांद, गांव, हंसी, आंसू, ये सभी हैं। अगर विशेष देखा जाए मित्रों तो विशेष तथ्य है अनुनासिक के लिए कि यदि चंद्रबिंदु लगाने में मात्रा बाधा बनती है तो उसके स्थान पर बिंदु यानी कि अनुस्वार का प्रयोग भी किया जा सकता है मित्रों। अगर चंद्रबिंदु लगाने में मात्रा बाधा बन रही है तो उसके स्थान पर हम केवल अनुस्वार यानी कि एक बिंदु का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली है। जैसे नहीं, कहीं, है नहीं, यहाँ पर हा पर जो मात्रा लगती है अगर हम वहाँ पर चंद्रबिंदु लगाएं तो बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए हम वहाँ केवल एक बिंदी लगा देते हैं मित्रों। अब विसर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे। विसर्ग क्या है मित्रों, तो जिस ध्वनि का उच्चारण हम हा जैसी हल्की श्वास के साथ करते हैं उसे विसर्ग कहते हैं, है नहीं। विसर्ग क्या है, एक तरीके से हकार ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है, हकार ध्वनि है। जैसे आहा, पुनः, प्रायः, है नहीं। तो जिस ध्वनि का उच्चारण हा जैसी हल्की श्वास के साथ होता है उसे विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह दो बिंदु लगाते हैं, किसी भी शब्द को लिखते हैं तो बगल में, जैसे प्रातः, प्रायः, दुख, अतः, स्वतः, ऐसे ही तमाम सारी बातें लिखते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग में अगर मित्रों अंतर पूछा जाए, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग में क्या अंतर है, तो बहुत सारा मूल अंतर है। जैसे अनुस्वार में एक बिंदी लगाते हैं मित्रों, अनुनासिक में हम चंद्र बिंदु लगाते हैं, विसर्ग में हम किसी शब्द के बगल में दो बिंदु लगाते हैं। अगर उच्चारण स्थान पूछा जाए तो केवल नाक से अनुस्वार का करते हैं, अनुनासिक का वहीं मुख और नाक दोनों से करते हैं। और मित्रों विसर्ग में हा जो हल्की ध्वनि है वो निकलती है नहीं, हल्की श्वास के साथ निकलती है। उदाहरण के लिए देखें तो जैसे गंगा, माँ, प्रातः, ये सभी क्या हैं, इसके उदाहरण हो सकते हैं। गंगा अनुस्वार है, माँ अनुनासिक का उदाहरण है, प्रातः विसर्ग का उदाहरण हो जाएगा मित्रों। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न भी संयोजित किए हैं मित्रों। अयोगवाह किसे कहते हैं, तो आप लोग जानते हैं जो ध्वनियाँ न स्वर होती है न व्यंजन होती हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अगर चिन्ह पूछे मित्रों तो
अनुस्वार का चिन्ह है नहीं, अनुस्वार का चिन्ह पूछे मित्रों तो केवल एक बिंदु ऊपर होता है। अनुनासिक का चिन्ह अगर पूछें कि अनुनासिक क्या है तो अनुनासिक में मित्रों चंद्र बिंदु होता है, ध्यान में रखना है। विसर्ग का पूछें तो कोई भी शब्द लिखा होता है तो उसके बगल में 2 बिंदु रख देते हैं मित्रों, है नहीं। व्यंजन की अगर परिभाषा देखें तो हम लिख सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है मित्रों उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। यानी कि ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण नहीं हो सकता है नहीं, यानी कि जिनके उच्चारण में अवरोध उत्पन्न होता है उनको हम क्या कहते हैं मित्रों, व्यंजन के नाम से जानते हैं। व्यंजन में काखा गाघा से लेकर और ज्ञा तक है नहीं। काखा गाघा से लेकर हम माँ तक ही पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि आगे अंतस्थ ध्वनि आ जाती है, फिर उसके आगे ऊष्म ध्वनि आ जाती है, फिर संयुक्त अंतस्थ व्यंजन आ जाता है, फिर संयुक्त व्यंजन आ जाता है, फिर ऊष्म व्यंजन आ जाता है ना मित्रों। फिर उसके बाद में द्वितीय व्यंजन, उसके बाद में द्विगुण व्यंजन आ जाता है नहीं। द्विगुण व्यंजन में डा और ढा के नीचे मुक्ता लगाकर उसे द्विगुण बना देते हैं मित्रों। तो जैसे उदाहरण अगर देखें व्यंजन का तो का खा गा घा अंगा चा छा जा झाइया टा ठा डा ढाड़ा, ये आदि सभी वर्ण व्यंजन वर्ण के उदाहरण हैं। याद रखने वाली बात है मित्रों इसमें कि व्यंजन अकेले नहीं बोले जा सकते हैं, इनके साथ स्वर का होना आवश्यक है। अगर कोई भी व्यंजन है उसके साथ अगर स्वर नहीं है तो उस व्यंजन के नीचे हलंत का प्रयोग करेंगे और उस व्यंजन को हम आधा ही माना जाएगा, है नहीं। वो व्यंजन कभी पूर्ण व्यंजन नहीं माना जाएगा, वो आधा व्यंजन ही माना जाएगा। उसके नीचे हलंत जरूर लगाएंगे मित्रों अगर किसी व्यंजन के उच्चारण में हम स्वर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो। व्यंजनों की अगर संख्या पूछा जाए मित्रों तो व्यंजनों की कुल संख्या जो होती है वो 39 होती है। जैसे मित्रों उसमें 25 स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन के बाद में 4 आ जाते हैं अंतस्थ व्यंजन, फिर 4 आ जाते हैं ऊष्म व्यंजन, है ना मित्रों। तो इस प्रकार 25 और 8 यानी कि 33 हो गया। उसके बाद में 4 संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं यानी कि 33 और 4 47 और 2 ऊष्म व्यंजन के बाद 4 संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं तो 37 हो गया और 2 द्विगुण व्यंजन है मित्रों तो उसको भी लेकर 39 हो जाती है कुल व्यंजनों की संख्या। लेकिन अगर मूल व्यंजनों की संख्या पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में तो 33 मुख्य व्यंजन माने जाते हैं। कितने मित्रों? 33। इसमें 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन को ही शामिल किया जाता है मित्रों। संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन कुल व्यंजनों की संख्या हो सकते हैं लेकिन मूल व्यंजन की संख्या में वो नहीं गिने जाएंगे। इस प्रकार मित्रों हिंदी वर्णमाला में 33 मुख्य व्यंजन माने जाते हैं, ये ध्यान में रखने वाली बात है। ये आपका व्यंजन है काखा गा घा अंगा चाछा जा झाइया टाठा डा ढाड़ा ताथा दा धाना पापा बा भामा यारा लावा सा साहा, है नहीं। अब व्यंजनों का अगर वर्गीकरण करना चाहें मित्रों तो व्यंजनों को भी स्वर के जैसे कई आधार में बांट सकते हैं। जैसे व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्यतः निम्न आधारों पर किया जा सकता है। उच्चारण के स्थान के आधार पर मित्रों, प्रयत्न के आधार पर किया जा सकता है, घोष अघोष के आधार पर किया जा सकता है, अल्प प्राण महाप्राण के आधार पर किया जा सकता है नहीं मित्रों। तो इस प्रकार व्यंजनों का वर्गीकरण 4 प्रकार से कर सकते हैं। उच्चारण के स्थान के आधार पर अगर व्यंजनों का वर्गीकरण करना है मित्रों तो जैसे स्पर्श व्यंजन को उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्गीकरण कर लेते हैं। जैसे का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है काखा का घांगा, चा वर्ग का उच्चारण तालु से होता है चा छा जा झाइया, टा वर्ग का उच्चारण मित्रों मूर्धा से होता है चाठा डा ढाड़ा, नहीं। पा वर्ग का उच्चारण मित्रों ता वर्ग का मित्रों उच्चारण दांत से होता है नहीं। तो ताथा दाधाना दांत की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसे ही पावर का उच्चारण होस्ट से होता है पाफा वाभामा,
अगर अन्य व्यंजन मित्रों देखें यानी कि अंतस्थ व्यंजन देखें तो या का उच्चारण तालु से होता है, रा का उच्चारण मूर्धा से होता है, ला का उच्चारण दांत से होता है, वा का उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों से होता है, यानी कि वह हमारा दंतोष्ठ है। ऐसे ही तालव्य सा का तालु से, मूर्धन्य सा का मूर्धा से, दंत सा का दांत से और हा का कंठ से। वैसे हा हकार ध्वनि है। ये व्यंजनों किसे कहते हैं उसकी परिभाषा बतानी हो तो हम लिख सकते हैं, जिन व्यंजनों को 5-5 के समूहों में रखा जाता है उन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं, है नहीं। कुल वर्ग 5 होते हैं और हर वर्ग में वर्णों की संख्या भी 5 होती है। ये हैं स्पर्श व्यंजन, 5 वर्गों में बटे होते हैं, जैसे का वर्ग का खा गा घाम गा, चा वर्ग चा छा जा झाइया, टा वर्ग टा ठा डा ढाड़ा, पा वर्ग ता वर्ग ता था दा धाना, पा वर्ग पा फा बा भा मा। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार मित्रों जो हमारा स्पर्श व्यंजन है वो वर्गीय व्यंजन है और कुल मिलाकर उसमें 25 वर्ण आ जाते हैं। जो व्यंजन किसी वर्ग में नहीं आते हैं उन्हें हम अवर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं मित्रों। जैसे हमारा अंतस्थ व्यंजन हुआ और ऊष्म व्यंजन हुआ, वो अवर्गीय व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में यारा लावा वा, यारा लावा, और ऊष्म व्यंजन में सा सा साहा। महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए कुछ प्रश्न भी तैयार किए हैं, ट्रिक भी तैयार किए हैं। जैसे कुल मुख्य व्यंजन पूछा जाए मित्रों तो 33 होती है नहीं। व्यंजनों की कुल संख्या 39 हमने बताया ही था। कुल मुख्य व्यंजन 33, वर्गीय व्यंजन 25 होती है, अवर्गीय व्यंजन यानी कि 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन मिलाकर 8 हो जाते हैं। प्रत्येक वर्ग में मित्रों 5-5 वर्ण होते हैं और उन वर्ग को 5 वर्गों में बांटा ही गया है। अगर मित्रों कुछ प्रश्न पूछें तो व्यंजनों का उच्चारण किसी सहायता से होता है, तो स्वर की सहायता से होता है, व्यंजन की सहायता से होता है, मात्रा की सहायता से होता है कि अनुस्वार की सहायता से होता है। तो हमने पहले ही बताया था मित्रों कि व्यंजन का जो उच्चारण है बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता है। तो हमारा जो सही विकल्प है वो ये है, यानी कि व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। अगर का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है तो मित्रों कंठ है, तालु का चा वर्ग का है, दंत का ता था दा धाना यानी कि ता वर्ग का है, पा वर्ग का होठ से है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान तो होठ से है मित्रों। अगर वन लाइनर रिवीजन अगर करना हो तो इस पर भी हमने ध्यान दिए हैं। स्वर व्यंजन की सहायता से बोले जाते, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं मित्रों, है नहीं। जो व्यंजन होता है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। मुख्य व्यंजन 33, स्वर्गीय व्यंजन 25, अवर्गीय 8 हमने बताया ही। का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग दंत से और पा वर्ग होष्ठ से। अब मित्रों हम स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, पंचमा अक्षर और परीक्षा की ट्रिक्स और एमसीक्यू भी पढ़ेंगे आगे। अब मित्रों व्यंजनों का विस्तृत अध्ययन अगर हम करें तो हम पूछते हैं प्रयत्न क्या है। प्रयत्न देखते हैं मित्रों तो वर्णों का उच्चारण करते समय वारी अवयव यानी कि जीभ, ताल, होठ या कंठ आदि जिस प्रकार कार्य करते हैं मित्रों उन्हें हम प्रयत्न कहते हैं। जब हम कोई भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें जीभ, हमारे जो तालु है, हमारा जो होठ है, हमारा जो कंठ है, किस प्रकार कार्य कर रहा है मित्रों उसी को हम प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अगला है उत्क्षिप्त या लुंठित व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन के बारे में चर्चा करते हैं मित्रों। स्पर्श व्यंजन क्या है तो स्पर्श व्यंजन की अगर परिभाषा देनी हो
तो हम लिख सकते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु का मार्ग पूरी तरीके से रुक जाता है और फिर अचानक खुलता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे का से लेके माँ तक मित्रों कोई भी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो हमें लगता है कि वायु का मार्ग पूरी तरीके से रुक जा रहा है, फिर खुल रहा है ना। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, है नहीं, यानी कि इसका उच्चारण करते हैं तो चाहे कंठ वाला हो, चाहे ताल वाला हो, चाहे मूर्धा वाला हो, चाहे दंत वाला हो, और चाहे पा वर्ग यानी कि होस्ट वाला वर्ण हो, है नहीं, सब में मुख ऐसा लगता है उच्चारण करते समय कि वायु का मार्ग पूरी तरीके से रुक जा रहा है, फिर अचानक खुल रहा है, इसलिए उसे हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं मित्रों। कुल स्पर्श व्यंजनों की अगर संख्या पूछा जाए मित्रों तो 25 होती है। का से लेकर माँ तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये जो नीचे हम नोट कर रखे हैं मित्रों, ये यही है, इसको हम पढ़ा भी चुके हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं मित्रों, तो अगर अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा देना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पूरी तरीके से नहीं रुकती है और स्वतः व्यंजन के बीच की स्थिति होती है तो उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं मित्रों, है नहीं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पूरी तरीके से नहीं रुकती है, स्वर और व्यंजन की स्थिति होती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसी के आधार पर मित्रों एक बात ध्यान रखना, जो अंतस्थ व्यंजन हमारे हैं इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। जो अंतस्थ व्यंजन हमारे हैं जैसे या, रा, ला, वा, इनको हम अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं। ये मित्रों ध्यान रखना, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं संख्या में। अब हम ऊष्म व्यंजन के बारे में बात करेंगे मित्रों। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं मित्रों, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में घर्षण यानी कि रगड़ से हवा जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है उससे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हम रगड़ का महसूस करते हैं, है ना, उच्चारण करते हैं तो रगड़ के साथ गर्म हवा बाहर निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे सा, 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 हा, है ना, इसका उच्चारण करते हैं तो घर्षण होता है और गर्म हवा जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है मित्रों, तो यही ऊष्म व्यंजन है। सा, सा, साहा, इसकी भी संख्या 4 मानी गई है। उत्क्षिप्त या लुंठित व्यंजन के बारे में बात करेंगे मित्रों, तो हिंदी में मुख्य रूप से जो उत्क्षिप्त या लुंठित नहीं, लुंठित भूल से लिख गया है मित्रों, ध्यान देना, द्विगुण व्यंजन है ना, लुंठित व्यंजन नहीं, भूल से लिख गया है, हमसे टाइपिंग होने में मिस्टेक हुआ है, आप ही चाहते हैं। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन की अगर बात करें तो हिंदी में मुख्य रूप से ढा अवड़ा को उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन माना जाता है नहीं। ढा अवड़ा यानी कि ये डा और ढा ही हैं, इनके नीचे मुक्ता लगा दिया है मित्रों, तो इसको हम द्विगुण व्यंजन के नाम से, यानी कि इनमें दोहरा गुण हो जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, जो द्विगुण व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं जो, तो कोई भी शब्द है द्विगुण व्यंजन से शुरुआत नहीं हो सकता। किसी भी शब्द में द्विगुण व्यंजन या तो मध्य में आ सकते हैं मित्रों या अंत में आ सकते हैं। द्विगुण व्यंजन में खासकर मुक्ता लगा हो तब, तो डा से तो डमरू होता है, डा से डाकिया होता है, ढा से ढक्कन होता है, लेकिन जब मुक्ता लगा होता है डा और ढापा तो द्विगुण व्यंजन हो जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन कभी शब्द का शुरुआत नहीं कर सकता, यानी कि शब्द के शुरुआत में नहीं आ सकता है मित्रों, जहां तक हमारा मानना है। उत्क्षिप्त व्यंजन हमेशा शब्दों के बीच में आएगा या अंत में ही आएगा। उदाहरण अगर दें तो जैसे लड़का, पढ़ना, गढ़, पढ़ आदि हो जाते हैं। अब हम घोष और अघोष के बारे में बात करेंगे मित्रों। घोष क्या है, अघोष क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो घोष व्यंजन क्या होती है मित्रों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां यानी कि वोकल कार्ड्स जो होते हैं कंपन करते हैं, उन्हें हम घोष कहते हैं, है नहीं मित्रों। स्वर तंत्रियां, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां यानी कि वोकल कार्ड्स कंपन करती हैं, उन्हें हम घोष व्यंजन कहते हैं। घोष व्यंजन में मित्रों गा है और घा है,
जा है और झा है, डा है, ढा है, दा, धा, बा, भा, यारा, लावा और सभी पंचमा अक्षर, ये सब घोष व्यंजन हैं मित्रों। अगर अघोष की बात किया जाए तो जिनके उच्चारण में स्वतंत्र स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करती, यानी कि जो स्वर तंत्री यानी कि यहाँ वाक्य यंत्र के नीचे लगा होता है ना, उसी हम स्वर तंत्री कहते हैं, जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है कंपन के द्वारा। अगर जिसके उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है तो अघोष व्यंजन मानी जाती है। अघोष व्यंजन में मित्रों हम का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, सा, साहा इस को सम्मिलित करते हैं मित्रों। अब हम मित्रों पढ़ेंगे अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। अब मित्रों अल्प प्राण क्या होता है, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम श्वास निकलती है, यानी कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से हवा कम मात्रा में निकलती है, यानी कि हमारे मुख से कम सांस निकलती है, तो हम उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे का, गा, चा, जा, टा, डा, ता, दा, पा, बा, या, रा, ला, वा। जब इसका उच्चारण मित्रों हम करते हैं तो हमारे मुख से कम हवा निकलती है और सभी पंचमाक्षर, तो इसको हम अल्प प्राण के नाम से जानते हैं। अब महाप्राण क्या होता है मित्रों, महाप्राण में जिनके उच्चारण में अधिक श्वास निकलती है, यानी कि जब हम कोई भी वर्ण का उच्चारण करें अधिक मात्रा में हवा बाहर निकले तो उससे हम महाप्राण कहेंगे मित्रों। जैसे खा, घा, खा, घा, जब उच्चारण मित्रों हम कर रहे हैं तो हवा हमारे मुख से अधिक निकल रही, अधिक श्वास निकलता है। जैसे छा और झा, और ठा और ढा, था और धा, यानी कि हम मित्रों इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का जो हमारा स्पर्श व्यंजन वर्गीय व्यंजन है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण है हमारा वो महाप्राण व्यंजन है। प्रत्येक व्यंजन का अगर हम देखें, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो है मित्रों वो हमारा अल्प प्राण है, लेकिन दूसरा और चौथा है वो महाप्राण है। और जो ऊष्म व्यंजन है ये भी महाप्राण है, जैसे सा, 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 घर्षण के साथ ज्यादा मात्रा में हवा बाहर निकलती है मित्रों, है नहीं, तो महाप्राण है। पंचमा अक्षर नासिक की अगर बात की जाए मित्रों तो प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो पंचमा अक्षर या नासिक व्यंजन कहलाता है। जैसे का वर्ग का अंगा हुआ, चा वर्ग का या हुआ, टा वर्ग का ड़ा हुआ, ता वर्ग का ना हुआ, पा वर्ग का मा हुआ, इन्हीं को हम पंचमाक्षर कहते हैं। आपके परीक्षा के दृष्टि ध्यान रखते हुए, परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए मित्रों स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, पंचमाक्षर को एक साथ लिख दिया। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, यारा, लावा। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4, सा, साहा। पंचमाक्षर 5 होते हैं, अंगा, या, ड़ा, ना, मा। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण मित्रों महाप्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है मित्रों, हमने बताया था, है नहीं। और मित्रों क्या होता है, आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम कुछ एमसीक्यू भी यहाँ पर आपके लिए लाए हैं। जैसे अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, यारा, लावा। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, सा, साहा। पा वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा है, तो मित्रों माँ है, पा, फा, बा, भा, माँ ही होता है। बारे में बात कर रहे हैं। संयुक्त व्यंजन की अगर हमें परिभाषा देनी है तो हम लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से जो नया वर्ण बनता है
उसे हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक व्यंजन जब आपस में मिलते हैं, है नहीं, तो जो नया वर्ण बनता है मित्रों वही संयुक्त व्यंजन बनता है। जैसे छतरी वाला छा को हम का और सा से बनाते हैं, मूर्धन्य सा, का और मूर्धन्य सा मिलकर क्षत्रिय वाला छा बनता है, आधा का प्लस सा, है नहीं। तरा को अगर देखें तो आधा ता और रा मिलकर तरा बन जाता है मित्रों। इसी प्रकार अगर हम ज्ञा को देखें तो आधा जा और या मिलकर ज्ञा बन जा रहा है मित्रों। ऐसे ही मित्रों हम सरा की बात करें अगर, तो तालव्य वाला आधा सा और रा मिलकर सरा बन जा रहा है, जिससे हमारा श्रावस्ती बना है नहीं। उदाहरण में अगर मित्रों बात करें कि इन सभी का अलग अलग उदाहरण, तो छा में जैसे क्षमा, क्षेत्र, लक्ष्य में भी देखिए छा आता है, क्षत्रिय, है ना। ता में जैसे त्रिकोण, त्रिशूल, मित्र में भी तरा आता है मित्रों, देख लीजिए। ज्ञा में, ज्ञा को हम ज्ञा नहीं पढ़ते हैं, ज्ञा तो त्रुटिपूर्ण है, ज्ञा पढ़ते हैं, ज्ञान, है नहीं। ज्ञा से उच्चारण करते हैं इसका, क्योंकि ज्ञा हमारा ज्ञा नहीं है, असल में ये जा और यहाँ से मिलकर बना हुआ है, तो इसको ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान। तो इसको ज्ञानी अधिक अशुद्धिपूर्ण कहते ही आए हैं मित्रों, तो यादत है। जैसे ज्ञान, ज्ञानी और विज्ञापन सभी में ज्ञा है मित्रों। श्रा में देखिए श्रद्धा, श्रम, श्री, श्रावस्ती, सभी में श्रा है मित्रों। अब द्वितीय व्यंजन के बारे में बात करें मित्रों, तो एक ही व्यंजन लगातार दो बार आते हैं मित्रों, तो उसे हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं, है नहीं। जब एक ही व्यंजन लगातार दो बार आते हैं तो उसे हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं मित्रों। जैसे दिल्ली, पक्का, बच्चा, कच्चा, अन्न, समान, सच्चा, बिल्ली, है नहीं, आदि सारे वर्ण हैं मित्रों, ये द्वितीय व्यंजन है। अब वर्ण विच्छेद की बात करें मित्रों, अगर वर्ण विच्छेद की परिभाषा लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं किसी शब्द को उसके मूल वर्णों से अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। कोई भी शब्द है, अगर उसको उसके मूल वर्णों से अलग करें तो वही मित्रों वर्ण विच्छेद है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझाए हैं मित्रों, जैसे कमल है नहीं, कमल को हम लिख सकते हैं आधा का प्लस छोटा आ प्लस आधा माँ प्लस छोटा आ प्लस ला प्लस आ, है नहीं। कोई भी शब्द है उसको दो या दो से अधिक वर्णों में विच्छेदित करना ही क्या है, तो वर्ण विच्छेद है मित्रों। ऐसे ही भारत का किए हैं, ज्ञान का किए हैं, छात्र का किए हैं, है नहीं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और अभ्यास करना मित्रों। अब वर्ण परिवर्तन पढ़ाने से पहले मित्रों बता दें कि जो भी आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, है नहीं, हमारी वीडियो जिन लोगों तक पहुंच रही है, आप लोग मित्रों हमारे अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है नहीं, और बेल आइकन को दबा लेंगे मित्रों, तो जो भी हम आपको वीडियो डाल रहे हैं सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगी, है नहीं। और जो भी आप लोगों को पूछना है मित्रों, तो कमेंट में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा प्रश्न आप रखना चाहते हैं, हमसे क्या पूछना चाहते हैं, हिंदी विषय वस्तु को और कैसे हम आपको सही ढंग से पढ़ाएं, है नहीं। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, आप चाह रहे हैं कि हम ऐसे ही वीडियो बनाएं और सभी विषयों का इंटायर वीडियो आप तक पहुंचाएं, तो आप लोग हमारे चैनल के वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दिया कीजिए, है नहीं। अब हम लोग आते हैं मूल टॉपिक पर, वर्ण परिवर्तन पर। अगर वर्ण परिवर्तन की मित्रों परिभाषा पूछनी हो तो हम कह सकते हैं उच्चारण के कारण किसी वर्ण का दूसरे वर्ण में बदल जाना ही वर्ण परिवर्तन कहलाता है नहीं। उच्चारण के कारण किसी वर्ण का एक वर्ण से दूसरे वर्ण में बदल जाना, जैसे हम उच्चारण करते हैं किसी वर्ण का तो एक वर्ण से दूसरे वर्ण में बदल जाए, बस हो गया लो वर्ण परिवर्तन। कोई रॉकेट साइंस नहीं मित्रों, बस वर्ण परिवर्तन का शब्द से ही परिभाषा निकाला जा सकता है नहीं। उदाहरण अगर देखें तो तत् धन काल बराबर तत्काल, है नहीं, सम धन कार बराबर संस्कार,
सतधंजन बराबर सज्जन। ऐसे कई सारे शब्द हैं मित्रों। अगर नुक्ता वाले शब्द पूछें, नुक्ता की परिभाषा पूछें, तो कुछ विदेशी शब्द अपने भाषा में आए हैं, कुछ विदेशी ध्वनियाँ हैं, है नहीं, कुछ विदेशी ध्वनियाँ हैं। उनको लिखने के लिए व्यंजनों के नीचे लगाया जाने वाला चिन्ह नुक्ता कहलाता है नहीं। जैसे का आप लोगों ने देखा होगा, उसके नीचे बिंदी, फा लिखा होगा, जा लिखा होगा, है नहीं। ऐसे कई सारे हैं। कुछ विदेशी ध्वनियों को लिखने के लिए व्यंजनों के नीचे लगाया जाने वाला एक चिन्ह है, उससे को हम क्या कहते हैं मित्रों? नुक्ता कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लगाया भी है नुक्ता वर्ण, जैसे का, खा, गा, जा, फा और जो द्विगुण व्यंजन यानी कि उपक्षिप्त व्यंजन वाले दो हैं वो को भी हम सम्मिलित कर लिए हैं मित्रों, है ना। उदाहरण अगर देखें तो कलम, खत, गजल,